दोस्तों हिंदुइज्म दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक माना जाता है, जिसकी शुरुआत एक वे ऑफ लिविंग के तौर पर हुई थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिंदुइज्म में शैविज्म, वैष्णविज्म और शक्तिज्म जैसे सेक्ट्स का उदय हुआ। इसके चलते लोगों ने अलग अलग मान्यताओं और अलग अलग पूजा पद्धति के अनुसार अनेक देवी देवताओं को पूजना शुरू किया। आज हिंदुइज्म दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है, जहां ग्लोबल पॉपुलेशन में से लगभग 15% पॉपुलेशन हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन फॉलो करती है। हालांकि दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन होने के बावजूद इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का विस्तार हिंदुइज्म के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हुआ, जिसके चलते आज 26 से ज्यादा देश अपना ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम और 13 से ज्यादा देश अपना ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की यूनिवर्सैलिटी का प्राइम रीजन था इस्लाम रूलर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा इन रिलीजन्स का खूब प्रचार प्रसार किया जाना। लेकिन आज दुनिया का एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां अब हिंदुइज्म तेजी से ग्रो कर रहा है, वो कॉन्टिनेंट जो ह्यूमंस के एवोल्यूशन का होमलैंड मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की। जुलाई 2022 के डेटा के अनुसार अफ्रीका में करीब 2.5 मिलियन लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। एक जनरल नोशन है कि इंडिया के बाहर यूरोप में बड़ी हिंदू पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि लाखों इंडियंस यूरोप रीजन में ऑक्यूपेशन के लिए सेटल हो जाते हैं। पर इस डेटा को देखने पर पता लगता है कि यूरोप में जहां 0.2% हिंदू पॉपुलेशन रहती है, वहीं पूरे अफ्रीका में 0.8% हिंदू पॉपुलेशन रहती है, जो यूरोप का 4 गुना है। नॉर्दर्न अफ्रीका में मेजॉरिटी लोग इस्लाम को, सदर्न अफ्रीका में मेजॉरिटी लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन अब हिंदुइज्म अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तेजी से फैल रहा है और लोग इस रिलीजन को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। अफ्रीका के केन्या में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। मॉरिशस में भगवान शिव का एक बड़ा सा स्टैचू बनाया जा रहा है और घाना में गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जा रहा है। आज के वीडियो में हम अफ्रीका में हिंदुइज्म के बढ़ते हुए प्रेजेंस पर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जहां हम अफ्रीका में हिंदुइज्म की हिस्ट्री को जानेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अफ्रीका में हिंदुइज्म के मेजर सेंटर्स कौन कौन से हैं और क्यों अफ्रीका में हिंदुइज्म को इतनी लार्ज स्केल में अपनाया जा रहा है। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के आर्ट एंड कल्चर सबसेक्शन में देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज डिस्कशन। अफ्रीका में हिंदुइज्म कोई नया फिनोमिनन नहीं है, बल्कि इंटरेक्शन तो सदियों से चला आ रहा है। इंडिया और अफ्रीका के बीच अर्लीस्ट इंटरेक्शन को प्राचीन काल में हुए मैरीटाइम ट्रेड के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है। इंडियन मर्चेंट्स और सेलर्स इंडियन ओशन से अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पर जाया करते थे। इसके चलते अर्ली स्टेजेस में इंडियन ओशन से सेपरेट इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट हुआ। इन एक्सचेंजेस की वजह से ईस्ट अफ्रीका के कोस्टल रीजन्स में हिंदुइज्म इंट्रोड्यूस हुआ। हिंदू कम्युनिटी का सबसे पुराना एस्टैब्लिशमेंट स्वाहिली कोस्ट पर देखने को मिलता है। स्वाहिली कोस्ट आज की केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक को मिलकर बनता है। इंडिया से जाने वाले ट्रेडर्स इन्हीं कोस्टल रीजन्स में सेटल हुए। समय के साथ यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स भी बन गए, जहाँ पर ये ट्रेडर्स रिलीजियस एक्टिविटीज करते थे। धीरे धीरे हिंदुइज्म लोकल कस्टम्स के साथ ब्लेंड हो गया और इंडियन और अफ्रीकन कल्चर का एक यूनिक मिक्स सामने निकल कर आया, जो हिंदुइज्म से काफी मिलता जुलता है। 20 से ज्यादा अफ्रीकन देशों में ममीवाता नाम के अफ्रीकन गॉड की पूजा की जाती है, जिनकी हिंदू गॉड शिवा के साथ काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। ममीवाता को पानी के साथ एसोसिएट किया जाता है, वहीं भगवान शिव की जटाओं से गंगा बहती है। इस तरह ओगुन नाम के अफ्रीकन गॉड की रिजेम्बलेंस मुरुगन स्वामी से होती है। सिमिलरली अफ्रीकन्स के लिए फीमेल पावर और डिस्ट्रक्शन के लिए इस गॉडेस इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक उसी तरह जैसे हिंदुइज्म में गॉडेस काली को माना जाता है। साथ ही हिंदुइज्म के महाकाव्य रामायण के अनुसार दुनिया को भगवान राम के 2 बेटों लव और कुश के बीच 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। इसमें से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कुश के हिस्से में गया। आज अफ्रीका की पॉपुलेशन में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अपने आप को भगवान कुश का डिसिडेंट कहता है और खुद को कुशाइट्स के नाम से आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह अफ्रीका में रहने वाली मुंडरी ट्राइब गाय की पूजा करती है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये ट्राइब कुछ भी करने को तैयार है। इनका मानना है कि गाय धरती और भगवान के बीच का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अफ्रीकन आर्ट और माइथोलॉजी पर भी हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, क्योंकि लोकल आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर्स रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्य के एलिमेंट्स को यूज करते हैं। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं के स्टैचूज और स्कल्पचर्स टेम्पल्स और पब्लिक प्लेसेस में लगाए जाते थे। जिम्बाब्वे में भी हिंदुइज्म से जुड़े काफी सारे सबूत मिलते हैं। उदाहरण के लिए वहां आइकॉनिक सोपस्टोन बर्ड की खोज हुई, जो गरुड़ से काफी रिजेंबल करता है। पर ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म के साथ अफ्रीका का कनेक्शन सिर्फ बिलीफ्स या फिर पुराणों में ही एग्जिस्ट करता है।
19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान बहुत सारे इंडियंस को लेबर के रूप में काम करने के लिए अफ्रीका लेकर आया गया था। ये लेबर्स अपने साथ कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस लेकर आए, जिसमें हिंदुइज्म भी शामिल था। इसी तरह आज अफ्रीका में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा ने भी हिंदू प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने में काफी क्रूशियल रोल निभाया है, क्योंकि उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट में टेम्पल्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया है। अफ्रीका में हिंदुइज्म एक वाइब्रेंट और डाइवर्स रिलीजियस ट्रेडिशन बन चुका है, जहां हिंदू कम्युनिटी इंडियन डायस्पोरा के साथ साथ लोकल पॉपुलेशन में भी ग्रो करती जा रही है। दिवाली, होली और नवरात्रि जैसे त्योहार यहाँ पर धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। साथ ही योगा और मेडिटेशन जैसी हिंदू फिलॉसफीज ने भी अफ्रीका में खूब पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। सिमिलरली आज इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुद अफ्रीकन इन्हीं सिनर्जीज को बॉलीवुड सॉन्ग्स पर और कोर इंडियन कंटेंट को क्रिएट करके शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी कंट्रीज में हिंदुइज्म को फॉलो करने वाली जो पॉपुलेशन मिलती है वो मेजरली इंडियन इमिग्रेंट्स की होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम ही देश हैं जहां पर नेटिव पॉपुलेशन बड़े नंबर पे हिंदुइज्म को फॉलो करती हो। कुछ ऐसी सिचुएशन अफ्रीका में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके बावजूद अफ्रीका में 4 देश ऐसे हैं जहां पर हिंदुइज्म को जबरदस्त तरीके से फॉलो किया जाता है। सबसे पहला देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सदर्न मोस्ट हिस्से में मौजूद साउथ अफ्रीका। 1910 तक साउथ अफ्रीका 4 ब्रिटिश कॉलोनीज में डिवाइडेड था और इन 4 कॉलोनी के नाम थे केप, ट्रांसवाल, ऑरेंज रिवर और नताल। 1910 में इन चारों कॉलोनी को यूनिफाई करके यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका स्टैब्लिश किया गया। इन चारों कॉलोनीज में से नताल वो कॉलोनी थी जहां पर हिंदुइज्म ने अफ्रीका के अंदर सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत किया। स्लेवरी के एबॉलिश होने के बाद गवर्नमेंट चीप लेबर की तलाश कर रही थी और इसी तलाश को पूरा करने के लिए इंडियंस को इंपोर्ट करने का फैसला किया गया। इंडियंस को पहले 5 सालों के कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाता था और उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता था। 10 साल के बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि वो वहां पर फुल सिटीजनशिप के साथ परमानेंटली सेटल हो सकते थे और इस तरह हजारों भारतीय लोग जहाजों में भरकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर लेबर के रूप में काम करने के लिए लाए गए। इन इंडियन इमिग्रेंट्स की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि इन्हें लाया तो वर्कर की तरह गया था पर इन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। लेबर्स के बाद वहां पर इंडियन ट्रेडर्स, आर्टिसंस और टीचर्स भी सेटल होने लग गए जो अपने एक्सपेंस पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लेबर्स ने 10 साल तक की सर्विस को पूरा कर लिया था उनके पास अच्छी स्किल्स डेवलप हो गई थी। उन्होंने भी इस एलीट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया और इस तरह ये कम्युनिटी तेजी से एक्सपांड करने लगी। इस एक्सपांशन को देखकर लगने लगा कि नताल जल्द ही इंडियन से भर जाएगा और यहाँ पर हिंदूज मेजोरिटी में हो जाएंगे। इसी के चलते 1891 में गवर्नमेंट ने लैंड और सिटीजनशिप गिफ्ट करने के अपने प्रॉमिस को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बावजूद 1893 तक नताल की टोटल पॉपुलेशन में से लगभग आधी पॉपुलेशन इंडियंस की हो गई। यहाँ तक कि 1904 आते आते इंडियंस ने वहां रहने वाले व्हाइट लोगों को आउट नंबर कर दिया। 1910 में जब सब कॉलोनीज को जोड़कर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका बनाया, तब तक ऑलरेडी वहां पर 1.5 लाख इंडियन इमिग्रेंट्स सेटल हो चुके थे। इसके बाद जब साउथ अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई तो रूरल एरियाज में रहने वाली हिंदू पॉपुलेशन सिटीज में मूव करने लगी। हिंदू पॉपुलेशन की मूवमेंट के लिए सबसे मेजर सिटी थी डरबन। हिंदू पॉपुलेशन को हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड स्केल पॉवर्टी और गवर्नमेंट की ऑपोजिशन जैसे कई चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, लेकिन इन सभी चैलेंजेस का हिंदू कम्युनिटी ने बखूबी सामना किया और टेम्पल्स और स्कूल्स बनाए ताकि अपनी आने वाली जनरेशन को हिंदू कल्चर के बारे में एजुकेट कर सके और उन्हें बेहतर भविष्य दिला सके। इस तरह आज साउथ अफ्रीका में 1.5 मिलियन से ज्यादा इंडियंस रहते हैं, जो इसे हिंदू प्रैक्टिस का एक पावरफुल हब बनाते हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट कंट्री है मॉरिशस। नताल भले ही मेनलैंड अफ्रीका की पहली ब्रिटिश कॉलोनी थी जिसमें इंडियन लेबर्स का इंपोर्ट करना शुरू किया था, लेकिन अफ्रीका के साउथ ईस्ट कोस्ट से लगभग 1200 माइल की दूरी पर स्थित मॉरिशस अफ्रीका की पहली ब्रिटिश कॉलोनी थी जिसने नए पोस्ट स्लेवरी सिस्टम में इंडियन वर्कर्स को इंपोर्ट करना शुरू किया। इस कंट्री में भी इंडियन हिंदू पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती गई और 1834 से लेकर 1920 तक 7 लाख लेबर्स मॉरिशस में माइग्रेट हुए। एज अ रिजल्ट आज मॉरिशस की लगभग 50% जनसंख्या हिंदुइज्म को फॉलो करती है, यानी इस कंट्री में 1.3 मिलियन लोग हिंदू हैं। मॉरिशस में हिंदुइज्म को फॉलो करने वाली पॉपुलेशन मेजॉरिटी है। इसी के चलते इस आइलैंड को लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जहां के ज्यादातर प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स हिंदू ही रहे हैं। अफ्रीका की तीसरी मेजर हिंदू कंट्री है युगांडा। साउथ अफ्रीका और मॉरिशस की ही तरह युगांडा में भी हिंदुइज्म का आगमन हुआ। असल में युगांडा के काम्पाला से लेकर केन्या के मोम्बासा तक
ब्रिटिशर्स एक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे जिसके लिए चीप लेबर की आवश्यकता थी। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने करीब 40,000 इंडियन वर्कर्स को इंपोर्ट किया। 1902 में इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद ज्यादातर लेबर्स वापस भारत लौट गए, लेकिन कुछ लेबर युगांडा में ही रुककर सेटल हो गए। इन्होंने रिटेल और एडमिनिस्ट्रेशन जैसी फील्ड्स में काम करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद इंडियन इमिग्रेंट्स की एक ऐसी लहर आई कि इस देश की हिंदू पॉपुलेशन में जबरदस्त इजाफा हुआ। इंडिया से कई सारे ट्रेडर्स युगांडा आए और उन्होंने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना शुरू किया। ये बिजनेसेस काफी सक्सेसफुल रहे। इसने इंडियंस को युगांडा में बिजनेस सेटअप करने के लिए मोटिवेट किया। इंडियन हिंदू कम्युनिटी ने कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में एक इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया। लेकिन कॉलोनियलिज्म पीरियड खत्म होने के बाद इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा, क्योंकि ईस्ट अफ्रीकन गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि अफ्रीकन पॉपुलेशन को इकोनॉमी के फोरफ्रंट पर रखा जाए। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि 1972 में मिलिट्री डिक्टेटर जनरल इदी अमीन ने अनाउंस कर दिया कि युगांडा में रहने वाले 80,000 इंडियन ओरिजिन वाले लोगों को देश छोड़ना होगा। इंडियन पॉपुलेशन को 90 दिन का समय दिया गया और उनके बिजनेस और घर को गवर्नमेंट द्वारा सीज कर लिया गया। कई लोग युगांडा को छोड़कर यूनाइटेड किंगडम और कनाडा भी गए, लेकिन इंडियंस के जाते ही युगांडा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि युगांडा के पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी थी। युगांडा एक फाइनेंशियल क्राइसिस में एंटर कर चुका था, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। 20 साल बाद युगांडा को अपनी गलती का एहसास हुआ और इंडियंस के बैन करने को, अपने डिसीजन को वहां की गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। यहां तक कि गवर्नमेंट ने यह भी ऑफर दिया कि अगर इंडियन पॉपुलेशन वापस युगांडा जाकर सेटल हो जाती है तो उन्हें उनकी सीज प्रॉपर्टीज वापस कर दी जाएगी। लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने युगांडा वापस न लौटने का फैसला किया। लेकिन इंडियंस का एक छोटा नंबर युगांडा वापस आया और जिस बिजनेस को वो छोड़ कर गए थे उसे दोबारा स्टार्ट किया। आज युगांडा की इकोनॉमी में इंडियन हिंदूज मेजॉरिटी स्टेक रखते हैं और कंट्री के डोमेस्टिक रेवेन्यू में 65% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। फोर्थ कंट्री है घाना, जहाँ की हिंदू कम्युनिटी दो ग्रुप्स को मिलकर बनी है। पहला ग्रुप है इंडियंस का और दूसरा ग्रुप है इंडिजिनस अफ्रीकन्स का। 10 साल पहले यहाँ पर सिर्फ 12,000 हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेकिन आज ये बढ़कर 2.5 लाख पहुंच गई है। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इंडियन कम्युनिटी काफी छोटी थी, जिसमें मोस्टली गुजराती ओरिजिन के लोग थे। ये वो लोग थे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हुए इस देश में ट्रेडर्स की तरह सेटल हुए। लेकिन 1947 में इंडिया के पार्टीशन के बाद सिंधी पॉपुलेशन भी बड़े नंबर में अफ्रीका पहुंची, जिसने घाना में भी ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन को बढ़ा दिया। घाना की हिंदू कम्युनिटी को लगता था कि उनके ट्रेडिशंस और कल्चर को इस देश में कभी नहीं अपनाया जाएगा और इसलिए यहाँ पर हिंदूज ने रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्राइवेट ही रखा। लेकिन इसके बावजूद घाना की नेटिव पॉपुलेशन में हिंदुज्म के लिए इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि कई सारे घाना सोल्जर्स ब्रिटिशर्स की तरफ से श्रीलंका और इंडिया में वर्ल्ड वॉर 2 लड़ चुके थे और वो हिंदुज्म को अच्छे से समझते और रिस्पेक्ट भी करते थे। आज घाना में हिंदू कम्युनिटी में बाकी इंडियन कम्युनिटी को आउटनंबर कर दिया है और हिंदुइज्म पूरे कंट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन गया है। दोस्तों, वैसे तो हिंदुइज्म अफ्रीका के काफी सारे पॉकेट्स में मौजूद है, लेकिन ये घाना का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। आज अकेली इस कंट्री में 2.5 लाख से ज्यादा लोग हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं। घाना में 2 ऐसे हिंदू सेक्ट्स हैं जिनके बिलीफ काफी पॉपुलर हैं। पहला है हिंदू मॉनेस्ट्री ऑफ अफ्रीका, जो शैविज्म के कॉन्सेप्ट पर चलता है, और दूसरा है इस्कॉन यानी हरे कृष्णा मूवमेंट, जो वैष्णविज्म के कॉन्सेप्ट पर चलता है। स्वामी घनानंदा सरस्वती ने अफ्रीका की पहली हिंदू मॉनेस्ट्री को एस्टैब्लिश किया था और इसीलिए वो फर्स्ट अफ्रीकन हिंदू मॉन्क भी कहे जाते हैं। स्वामी घनानंदा बचपन से ही यूनिवर्सल ट्रुथ की खोज कर रहे थे और वो स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के फॉलोअर थे। यूनिवर्सल ट्रुथ खोजते हुए उन्हें हिंदुइज्म के बारे में पता चला और उन्होंने हिंदू टेक्स्ट को पढ़ा। उन्होंने समझा कि हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है। इसके बाद वो ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश में वो स्वामी शिवानंद के आश्रम में रुके, जहां पर उनकी मुलाकात स्वामी कृष्णानंद सरस्वती से हुई। ऋषिकेश के पास घना पहुंचकर उन्होंने रियलाइज किया कि वहां पर एक भी हिंदू टेम्पल मौजूद नहीं था। स्वामी कृष्णानंद के मार्गदर्शन पर घनानंदा ने घना की कैपिटल अकरा में हिंदू मोनेस्ट्री स्टैब्लिश की। मोनेस्ट्री सभी धर्मों के लोगों के लिए खुली हुई थी। उन्होंने इस बात को भी क्लैरिफाई किया कि उनका इंटेंशन हिंदू रिलीजन का प्रचार प्रसार करना नहीं, बल्कि लोगों को यूनिवर्सल ट्रुथ से अवगत कराना है। घना में ही रहने वाले लोकल लोगों ने जमकर उनका विरोध किया, लेकिन मोनेस्ट्री की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और 1975 से उन्होंने 5 हिंदू टेम्पल्स को स्टैब्लिश कर दिया। ये मोनेस्ट्री सिर्फ रिलीजियस डिवोशन की जगह नहीं है, बल्कि एजुकेशन सेंटर्स, कल्चरल प्रिजर्वेशन सेंटर्स और कम्युनिटी गैदरिंग सेंटर्स भी हैं। इसी राज इस्कॉन भी हिंदुइज्म के पॉजिटिव से
अफ्रीकन की लाइफ को सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की ओर लेकर जा रहा है। अफ्रीका में हिंदुइज्म के स्प्रेड की वजह से वहां की सोसाइटी पर काफी सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स पड़े हैं। हिंदुइज्म ने अफ्रीका के कल्चरल फैब्रिक को मजबूत किया है और वहां की बड़ी पॉपुलेशन की लाइफ्स को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है। और इसका सबसे पहला इंपैक्ट है यूनिटी और वननेस यानी एकता। हिंदुइज्म की फिलॉसफी में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इस फिलॉसफी की वजह से सभी लोग एक दूसरे को एक बड़ी फैमिली के हिस्से के तौर पर देखते हैं। इसके चलते अफ्रीका में हिंदू कम्युनिटी ने अलग अलग कम्युनिटीज के बीच एकता की भावना को डेवलप किया है, जिसने रेसिज्म जैसी डिवाइसिव पॉलिसीज और एक्टिविटीज को कम किया है। रेसिज्म यानी कि नस्ल भेद अफ्रीका में काफी बड़ी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि दूसरी रेस के लोग हमेशा अपने आप को सुपीरियर रेस की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे। लेकिन भगवत गीता और रामायण में दिए गए ज्ञान की वजह से अफ्रीकन हिंदूज में इक्वलिटी की भावना डेवलप हुई है। हिंदुइज्म डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट करता है। हिंदुइज्म के मुताबिक एक ही अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ कई रास्ते जाते हैं और ये मनुष्य की अपनी निजी इच्छा है कि वो कैसे, किस तरह और किस मार्ग से सत्य की खोज करना चाहता है। अफ्रीका में हिंदू कम्युनिटी ने इंटरफेथ डायलॉग्स, अंडरस्टैंडिंग प्रमोशन और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के बीच कोलैबोरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस ओपन माइंडेड अप्रोच के चलते डाइवर्स पॉपुलेशन और कल्चर होने के बावजूद अफ्रीकन लोगों के बीच डिवाइड्स कम हुए हैं। हिंदुइज्म की एक और सेंट्रल फिलॉसफी है और वो है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। इस प्रिंसिपल की वजह से कंपैशन, एम्पैथी और फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करने में मदद मिलती है। नॉन वायलेंस और कंपैशन को प्रमोट करते हुए अफ्रीका में रेशियल और ट्राइबल टेंशन को कम करने और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बढ़ाने में हिंदुइज्म ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। अफ्रीका में बेस्ड और काम करने वाली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इनिशिएटिव लेने में भी बहुत आगे हैं। इन इनिशिएटिव के जरिए हिंदुइज्म और उसकी टीचिंग्स के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाती है। वर्कशॉप, सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि रिलीजन के बारे में लोगों की डीपर अंडरस्टैंडिंग बन सके। हिंदू कम्युनिटीज द्वारा चलाए जा रहे सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स के जरिए भी अफ्रीका में रेसिज्म जैसी प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद मिलती है। सेवा के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर हिंदू कम्युनिटी ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट भी किया है। पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे इश्यूज को एड्रेस करके हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया है कि सभी अफ्रीकन्स के लिए एक इक्वल सोसाइटी के निर्माण करने को लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। अफ्रीका में हिंदुइज्म की जबरदस्त प्रेजेंस पिछले कई सेंचुरी से चले आ रहे फैसिनेटिंग और एंड्योरिंग कल्चरल एक्सचेंजेस को रिफ्लेक्ट करती है। अफ्रीका में हिंदुइज्म का प्रचार और विकास काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। सनातन धर्म की अनेक परंपराएं, संस्कृति और दार्शनिक विचारों का संगम अफ्रीका में एक समृद्ध ऐतिहासिक और सामाजिक अनुभव बन रहा है, जिसे लोग खुले मन के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्शंस के हिसाब से आगे भी हिंदुइज्म अफ्रीका में ग्रो करता रहेगा और दूसरी कंट्रीज में भी एक मेजर रिलीजन बनकर उभरेगा। और इसका रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदुइज्म एक फोर्सफुल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहा है, पर लोग इसे एक वे ऑफ लिविंग की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, हिंदुइज्म की डेप्थ को समझ रहे हैं और शायद आगे भी समझेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द हिस्टोरिकल कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द अफ्रीकन सोसाइटी। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।